I have I had sent you a PDF file yesterday. Shall we discuss that PDF file? I will just share that PDF file with you. Have you checked that PDF file? Yesterday I had sent you this PDF file. Biomolecules. अरे इथे कार्बोहायड्रेट लिहायचं होतं ना पहिले. This should be a carbohydrate. मला चेंज करावं हे कार्बोहायड्रेट बद्दल बोललोय आपण. Okay, why I'm discussing this PDF file? Because some of the things in NCERT enzymes, vitamin and nucleic acid, हा त्यावरच येतोय मी जरा. Enzyme, vitamin, nucleic acid are also given in the under biomolecule. सांगतोय मी त्याचं पण काय करायचंय. न्यूक्लिक आणि आहेत ते NCERT मध्ये. ते पण घेऊन टाकूयात, काय प्रॉब्लेम नाहीये घ्यायचे असतील तर. फार जास्त त्यात हे करायची गरज नाहीये. लिमिटेशन. ओके, कार्बोहायड्रेट मध्ये काय नवीन पॉइंट्स आहेत? मोनोसॅकराइड्स, ऑलिगोसॅकराइड्स आपण घेतले. ओके, हे एकदा पूर्ण वाचून घ्या बायोमॉलिक्युल्स. ठीक आहे, ते पण घेऊन टाकेल मी एकदा. बायोमॉलिक्युल्स लिपिड यातले नवीन पॉइंट्स काय आहेत हे तर तुम्हाला करायचंच आहे. जेवढं मी तुम्हाला पाठवलंय तेवढं काही डाऊट नाही त्यात. ओके, ते थोडं डिटेल आहेत त्यात. आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बद्दल काही पॉइंट्स आहेत ते तुम्हाला वाचायचे आहेत. हे जे आहेत ना DNFB वगैरे, this is important for the advanced level. Okay, so if you are preparing for the advanced level, go through this one. If you are having any doubt, I will let you know. म्हणजे काही असेल प्रॉब्लेम तर मी तुम्हाला सांगेल त्याचं. अमिनो ऍसिड नायट्रस ऍसिड सोबत काय होईल तर NH3 पॉझिटिव्ह आहे. सो नायट्रस ऍसिड सोबत हा जो NH3 पॉझिटिव्ह असेल, सो इथे N2 गॅस म्हणून निघून जाईल. ओके, आणि वॉटर निघून जाईल इथनं, आणि दिस वन विल कन्वर्ट इनटू OH. ओके, so always remember that with nitrous acid it will convert into water च्या presence मध्ये it will convert into alcohol. Read these notes. हे नोट्स पूर्ण वाचा बरं. पेप्टाइड्स आणि प्रोटीन्स काल बोललोय मी. पेप्टाइड्स काय आहेत, प्रोटीन्स काय आहेत, टर्मिनल लेफ्ट टर्मिनल काय आहे आणि राईट टर्मिनल काय आहे. दिस इज द N टर्मिनल अँड दिस इज द C टर्मिनल. ठीक आहे, हे दोन्ही सांगितलेले आहेत मी. स्ट्रक्चर फॉर द प्रोटीन सांगितलेलं आहे. प्रायमरी सेकंडरी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गनायझेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गनायझेशन इज फर्स्ट प्रायमरी, देन सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी, दिस वे. ठीक आहे, प्रायमरी स्ट्रक्चर मध्ये काय डिटेल्स जे आहेत ना इथे थिओरिटिकल पॉइंट्स आहेत हे थोडे वाचून घ्या. प्रायमरी, सो सिन्स प्रोटीन इज ऑलरेडी ओव्हर, आय एम नॉट गोइंग टू डील विथ दॅट वन. बीटा प्लेटेड शीट्स काय असतात, टर्शरी स्ट्रक्चर काय, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर काय आहे, प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन based on the composition and based on the function. ठीक है, ओके. प्रोटीन protein classification based on the composition. There are two types of protein. One is simple protein and the other one is conjugated protein. Simple protein काय, simple protein are those which yield only alpha amino acid तुम्हाला मिळते on hydrolysis. They are called as simple
Proteins, simple proteins are composed of chains of amino acid unit only joined by peptide linkage. ठीक है? Yes, that much only. Examples are albumin, egg albumin, serum, wheat and rice. एग मध्ये अल्ब्युमिन नावाचं प्रोटीन असेल, सीरम मध्ये ग्लोब्युलिन्स नावाचे प्रोटीन्स असतील, व्हीट ग्लुटेलिन and rice corizenin. Corizenin is the protein present in the rice. Conjugated proteins on hydrolysis gives alpha amino acid. हे तर तुम्हाला मिळणारच. In addition to that, a non-protein part, non-protein part also you are getting in the conjugated proteins. Conjugated protein मध्ये हा पण असतो. The non-proteins material is called as prosthetic group. They are called as prosthetic group. कधी कधी हे questions लक्षात ठेवा, यावर येतात. Casein in milk, prosthetic group is phosphoric acid. Phosphoric acid हे extra group असेल त्यात, which is not a protein. Hemoglobin मध्ये prosthetic group कुठला आहे? Hemoglobin मध्ये nucleic acid जो असेल, that is a prosthetic group. Cholesterol मध्ये lipid is the prosthetic group. Okay, according to molecular shape. आता ठीक आहे, these are the conjugated proteins. ठीक आहे. Then according to molecular shape, proteins can be classified as, प्रोटीनचे अगेन दोन टाइप येते, फायब्रस आणि ग्लोब्युलर. याबद्दल आपण काल आपलं बोलणं झालेलं आहे. फायब्रस प्रोटीन अँड ग्लोब्युलर प्रोटीन. फायब्रस काय असते? Polypeptide chain that are parallel to the axis and are held together by strong hydrogen bond and disulfide bond. They can be stretched and contracted. म्हणजे रबर सारखे ते स्ट्रेच आणि कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतात. They are usually insoluble in water. Okay, fibrous protein. They are insoluble in the water. Hair, wool, silk, nails. These are the fibrous proteins. Okay, keratin. Keratin is found in hair, wool, silk, and nails. Okay, myosin. Myosin is found in the muscle. Remember the names. Globular protein. Okay, these are have more or less spherical shape. So this way they are be arranged. So like this, they are globular protein. These are the fibrous proteins. So long chain will be there. They are like this. So there will be fibrous protein. Alpha amino helix are tightly bound by hydrogen bonding disulfide bridges, ionic and salt bridges. For example, albumin in the egg. Albumin protein found in the egg. That is the अजून एक होता है. Which one is that? Insulin पण सांगितलंय मी. Insulin. Okay, so insulin is also a globular protein. Classification according to the function. So functional classification, structure properties, the fibrous proteins such as collagen. These are the fibrous proteins such as collagen, skin मध्ये, cartilages आणि bones मध्ये मिळते, which hold living system together. Blood protein, the major protein constitutes of the blood are albumin, hemoglobin and fibrinogen. So these are the blood proteins. Their presence contribute to maintenance of the osmotic pressure, oxygen transport and blood coagulation respectively. So these are the blood protein example. Okay, so these are the important things. Test for protein. Yesterday we have talked about Molish test, one of the important tests. There are two important tests extra is Ninhydrin test. Okay, two important tests are discussed here. One is burette test. What is burette test? On adding the dilute copper sulfide to the alkaline solution of the protein. Copper sulfide टाकायचं. A violet color is obtained. Violet color formation. Okay. The test is due to presence of the peptide linkage. Remember this burette test. Burette test मध्ये काय असते? Copper sulfide is added to the protein, alkaline solution of protein. Violet color is observed. Okay, so that is the test for burette test is one of the important tests. Next test is Milan's test. What is Milan's test? Milan's reagent consists of mercury dissolved in nitric acid, Hg in presence of HNO3. Mercury Hg in presence of HNO3. That is called as Milan's test. Okay, forming mixture of mercuric and mercurous nitrate.
when Milan's reagent is added to the protein, white precipitate. This is the observation in the Milan's test. White precipitate formation, which turns brick red on heating. Brick red on heating. मग अजून हिट करायचं, व्हाईट पीपीटी मिळेल तुम्हाला आणि मग नंतर त्याला बरं ठीक आहे. So it is a brick red formation. This test is given by the protein which yields tyrosine on hydrolysis. This test is given by the protein ज्यामध्ये टायरोसिन आहे ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ फिनॉलिक ग्रुप. बाकीचे प्रत्येक देते का हे? इज इट गिवन लाईक दॅट? नाही. सो दोज हू आर हॅव्हिंग टायरोसिन they only tyrosine TYR or it is also Y. टायरोसिन साठी आठवते? टायरोसिन कुठल्या येत आलाय हा? टायरोसिन मला वाटते अमिनो ऍसिड. टायरोसिन वाय OH containing आहे ना? अल्कोहोल. Alcohol OH containing वाला. Okay, so this is the tyrosine. Yes. तो मिलॉन्स टेस्ट ड्यू टू फिनॉलिक ग्रुप. हा इथे दिले नाही ते बघ, फिनॉलिक ग्रुप म्हणजे तो जो आहे. सो दिस वन R is equal to OPH like this, PHOH. So this is the Milan's test is given by the compound with the proteins with the tyrosine. Last one is the ninhydrin test. Ninhydrin test is given by the all proteins. When the proteins is boiled with the dilute solution of ninhydrin, a violet color is produced. ठीक है. ninhydrin सोबत टेस्ट करायची, violet color मिळून जाईल. That is the ninhydrin test. Three important tests. One is ninhydrin test, Milan's test आणि Burette test. Okay, Molish test जी होती थी, that is for the carbohydrate. This is the ninhydrin molecule, ninhydrin. तो this is what OH and C double bond O. ये जो होता है ना, दिस ninhydrin बद्दल अजून एक सांगतो मी तुम्हाला. सपोज जनरली काय होतं, एक पॉइंट आपण घेतलाय की नाही मला आठवत नाही. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक आहे, आणि डबल बॉन्ड O. जनरली जर कार्बोनिल घेतलाय आपण आणि त्यावर जर वॉटर ऍडिशन केलंय किंवा आपण नेहमी म्हणतोय आपण व्हॉट इज दॅट, एनी कार्बन विथ 2 OH ग्रुप, एनी कार्बन विथ 2 OH ग्रुप, व्हॉट हॅपन्स there is a removal of H2O molecule and it gives C double bond O. ठीक है, always minus H2O. And if you are doing the reverse process, minus H2O. Okay, and if you are doing the reverse process means इसके ऊपर H2O डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट, ये होता है. बट एक्चुअल में नीन हाइड्रीन में अगर ये H2O डालते हो आप, तो ये नीन हाइड्रीन ये डायल फॉर्मेशन तो देता है, इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायल. सो जेमिनल डायल आपको मिल जाता है, जेमिनल डायल. ये क्वेश्चन मुझे अभी ये मॉलिक्यूल देख के याद आया है, ये बहुत बार पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन. तो ये जेमिनल डायल तो आपको मिल जाता है. अब ये जेमिनल डायल ये स्टेबल होता है एंड इट विल नॉट अंडरगो माइनस डिहाइड्रेशन. व्हाई इट इज सो, कैन यू टेल मी? यहाँ पे माइनस H2O नहीं होता है, ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होती है. मतलब जो हम OH करते हैं, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है, कैन आई राइट इन दिस वे? यस. और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, यस. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद, यस इट इज कनेक्टेड लाइक दैट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग and due to hydrogen bonding it is exist or it is more preferred in a geminal diol condition. तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखोगे आप. डन. तो ये अमीनो एसिड्स हो जाएंगे. अमीनो एसिड के साथ जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो ये जो डायोल है, ये C डबल बॉन्ड O जो है नीन हाइड्रीन, ये नाइट्रोजन के साथ थोड़ा ऐसा बॉन्ड बना लेगा, N डबल बॉन्ड N. ठीक है, वायलेट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा. थोड़ा यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है स्ट्रक्चर में. छोड़ दो, ये स्ट्रक्चर डिटेल में मत जाओ. ठीक है, स्ट्रक्चर डिटेल में मत जाओ. मुझे लगता है कार्बन एक्स्ट्रा होना चाहिए था इसके जैसा. Yes, so there is a violet complex formation on the reaction with the ninhydrin. प्रोटीन के यूजेस क्या है, ये theoretical part है, पढ़ लो ये. Protein constitute essential part of food, meat, eggs, fish, cheese, provide protein in the human being. Casein is a milk protein
and used in the manufacture of artificial wool and silk. देखो मिल्क प्रोटीन भी है और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल वूल एंड सिल्क में भी ये काम में आता है. Amino acid needed for medicinal use and feeding experiments and are prepared by hydrolysis of the protein. ठीक है, ये भी हो जाएगा. Gelatin is used in a desserts, salads. Gelatin is a kind of protein which is used in the desserts. Desserts मतलब स्वीट्स जो बनाते हैं ना उसमें यूज होता है, सैलड्स में, कैंडीज में ये यूज होता है. मिलता है ये किराना दुकान में मिल जाएगा ये जिलेटिन. लेदर इज obtained by the tanning of the protein. प्रोटीन को ही टैन करते हैं. लेदर जो मिलता है ना हमें एनिमल के स्किन से जो लेदर मिलता है, दैट इज द टैनिंग ऑफ द प्रोटीन. एनिमल में जो स्किन होती है उसमें जो प्रोटीन होता है उसका टैनिंग करके आपको लेदर मिलता है. ओके. Hemoglobin present in the blood is responsible for carrying the oxygen and CO2. ओके, बायोलॉजी वाले को तो ये तो सब कुछ पता होगा. हार्मोन्स कंट्रोल वेरियस प्रोसेस. दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ प्रोटीन. और हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी ये वाले पढ़ने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूरेसेज, यूरिया, पेप्सिन. अच्छा, ये जो यूज होता है एंजाइम के यूज होते हैं ना, एंजाइम प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिविंग सिस्टम एंड कैटालाइज द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन. बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, अगर यूरिया है प्रेजेंट, ओके, लिविंग सिस्टम में हमारे बॉडी में अगर यूरिया प्रेजेंट है ना, यूरिया को ये यूरिया क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH2 होगा और यहाँ पे NH2 होगा. दिस इज द यूरिया. अब ये जो यूरेसेज है, यूरिसेज, दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन ओनली. अब ये प्रोटीन क्या करता है, इस यूरिसेज, ये यूरिसेज नाम का जो प्रोटीन है, UREASES, यूरिसेज नाम का जो प्रोटीन है, ये इसको CO2 में प्लस अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देता है. NH2 में CO2 प्लस NH2, NH3 अमोनिया गैस. ओके, इसमें कन्वर्ट कर देगा ये. ठीक है. वैसे ये पेप्सिन जो है प्रोटीन, पेप्सिन नाम का जो प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोलिसिस जो करते हैं. ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन है, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है. ओके. कार्बोनिक अनहाइड्राइड नाम का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन से, ये सब जो है ये प्रोटीन से. न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस जो है RNA और DNA हमारे ब्लड में होता है. ओके, RNA और DNA को क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में ये कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो ये होते हैं प्रोटीन के यूजेस. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में हमने कल बोला था. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटरांस, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये नोट्स पढ़ो क्योंकि ये एनसीईआरटी से ज्यादा है, एनसीईआरटी से ज्यादा है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स कल मैंने बहुत कुछ बोला है इसके ऊपर, तो वो वाले नोट्स ही आप प्रेफर करो, यहाँ पे मत जाओ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे और पढ़ना पड़ेगा आपको, टाइम चला जाएगा. जितना मैंने बोला है उतना किया तो भी चलेगा. ठीक है. अब हाँ, तुम्हारी ये बात आ गई, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड. तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास है एनसीईआरटी में, ये है न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स में. सो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स ही है, टाइप ऑफ पॉलीमर्स ही है, which are present in the living system and also called as polynucleotides. Polynucleotides ही बोलते हैं उनको, because of the repeating structure of the nucleotides के repeating structure के वजह से. There are two types of nucleic acid, DNA, RNA. नाम तो सुना ही होगा. What is DNA? DNA is nothing but deoxy राइबो, राइबो तक ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक, राइबोज से ये मिलता है, राइबोज से ये दोनों मिलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम होता है डीएनए में, और आरएनए में ऑक्सीजन ओके होता है, मतलब ये राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए शॉर्ट फॉर्म है इसके. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशंस क्या क्या है, ये अकेला न्यूक्लिक, जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे न्यूक्लिक एसिड नहीं होते. न्यूक्लिक एसिड 3 कंपोजिशन से बनता है. ओके. एक पार्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पार्ट होता है शुगर, और शुगर कौन सी होती है, तो जनरली यहाँ पे राइबोज होती है. ओके. राइबोज का जो पार्ट है दैट इज ए शुगर. फॉस्फेट ग्रुप होता है, और दूसरा जो होता है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. यहाँ पे भी कुछ कैटेगरीज है, नाइट्रोजनस बेसिस. ये 3 पार्ट मिला के आपको बनता है, ये 3 पार्ट मिला के बनता है व्हाट इज दैट, न्यूक्लिक एसिड.
ये 3 पार्ट मिला के बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या है, पहला तो सिंपल है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, फॉस्फेट ग्रुप इज नथिंग बट P डबल बॉन्ड O रहेगा और 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, PO4 माइनस, PO4 3 माइनस। ओके, स्ट्रक्चर ये होगा, P के पास डबल बॉन्ड होगा और 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। फॉस्फेट ग्रुप बॉन्डेड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर। ये किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, शुगर कौन सी होती है, तो एक तो राइबोज होती है, नहीं तो डीऑक्सी राइबोज। याद है राइबोज मैंने कहाँ पे बोला था, याद है? RAXL याद है कहाँ पे, कहीं तो भी ऐसा बोला है क्या मैंने RAXL? ये पहला जो होता है राइबोज है, A फॉर अरेबिनोज, X फॉर जाइलोज, L फॉर वैक्सोज। कहाँ पे लिया था हमने ये, मैंने ये अल्डो कीटोज अल्डो टेट्रोज बनाए थे ना। अल्डो टेट्रोज तो शुगर है, मुझे लगता है अल्डो CHO कितने होंगे यहाँ पे, 1 2, ये तो थ्रियो एरिथ्रियो है, यस 3 वाला, और ये है CH2OH। राइबोज में क्या होता है, राइबोज में सबके सब ये OH 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 इस साइड में होते हैं, ये पहला ही आइसोमर है ना आपका राइबोज, तो ये डी राइबोज है, डी राइबोज। याद है तो, नहीं याद है तो देख लो एक बार, नोट्स देख लो मेरे। और फिर डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाता है, ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ना, दैट वन विल बी, एक ऑक्सीजन लेस हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाता है डीऑक्सी राइबोज। और दोनों डी डी पार्ट है, ये डी लिखा है, डी का मतलब क्या है, ये डी क्या है, डी इज नथिंग बट डीऑक्सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी इज नथिंग बट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना लास्ट बटन सेंटर का, लास्ट वाले सेंटर का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है डी और यल। ओके, तो राइबोज इज द शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर होती है, दैट इज अ राइबोज शुगर। ओके, तो ये शुगर हो गया, डन। ठीक है, ये राइबोज का ये हैवर्थ प्रोजेक्शन है, ये राइबोज का हैवर्थ प्रोजेक्शन है, हैवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाते टाइम हम क्या कर देंगे, ये वाले OH को CHO के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बट राइबोज ये होता है। राइबोज में भी राइबोज का स्ट्रक्चर दिखते टाइम देखो, यहाँ पे क्या है राइबोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं नहीं देखूंगा, आप इधर देखो, राइबोज का स्ट्रक्चर दिखते टाइम हम जो मेथड यूज किया था वही मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। व्हाट इज दैट मेथड, यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, शुगर से 1 कार्बन लेस होगा, फ्रुक्टोज से 1 कार्बन लेस होगा। ओके, और चालू होगा यहाँ से, ये CH2OH, नीचे OH, नीचे OH। हाँ, अगर ये लास्ट वाला जो OH है ना, ये जो है ये सेम साइड में होगा OH, और ये वाला जो होगा ये ऊपर वाले साइड में होगा। तो ये है आपका राइबोज, ये है आपका राइबोज, और राइबोज में से यहाँ से एक ऑक्सीजन कम कर दो। नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वाला, ये 2 वाले पोजीशन से एक ऑक्सीजन कम करोगे तो आपको मिलेगा डीऑक्सी राइबोज। ओके, दिस इज द शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है उसका, थर्ड पार्ट आता है, दैट इज नथिंग बट नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस, 2 टाइप के नाइट्रोजन के बेसिस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के 2 टाइप होते हैं, वन इज प्यूरिन, द अदर वन इज पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन इज एडेनाइन और ग्वानिन, ये ध्यान में रखो, प्यूरिन इज Ag और पिरिमिडिन इज CTU। प्यूरिन और पिरिमिडिन, ओके, CTU और Ag, CTU और Ag। ये देखो, इसके स्ट्रक्चर मत करो, आप स्ट्रक्चर करोगे ना तो फिर टाइम पास हो जाएगा और बहुत बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मत करो, स्ट्रक्चर नहीं पूछते आपको, इतना ध्यान में रखो, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन Ag, प्यूरिन के स्पेलिंग कितना है, कौन सा स्पेलिंग बड़ा है, ऐसे ट्रिक है ये, कौन सा स्पेलिंग बड़ा है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। स्पेलिंग पिरिमिडिन का, तो इसमें क्या है, 3 बेसिस है हमारे पास, CTU। C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, थायामिन
uracil. Cytosine, thiamine, uracil. A stands for adenine, G stands for guanine. Adenine, guanine, AG और CTU. ठीक है, AG मतलब pyridine और प्यूरिन और pyrimidine बेसिस, प्यूरिन बेसिस, ये है प्यूरिन बेसिस. और क्या है, नेक्स्ट वन इज pyrimidine बेसिस. pyrimidine में क्या क्या है, CTU, C stands for cysteine, सॉरी cysteine नहीं, cytosine, thiamine और uracil. आपको चाहिए तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखे हैं प्यूरिन और प्यूरिन बेसिस के, और ये है कंपाउंड प्यूरिन का जो फॉर्मूला होता है, ये है प्यूरिन का फॉर्मूला. एडेनाइन क्या है फिर, एडेनाइन क्या है, प्यूरिन क्या होता है कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक ये है, तो ये बन जाती है प्यूरिन, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन लगा दोगे NH2, तो ये बन जाएगा एडेनाइन, NH2 लगाओगे, और फिर इसको स्ट्रक्चरली डिफरेंस होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे NH2 लगा दिया, तो ये ग्वानिन हो जाएगा, एडेनाइन और ग्वानिन. ये देखो, ये लंबा चौड़ा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर द प्यूरिन. प्यूरिन का ये स्ट्रक्चर होता है. और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल है. पिरिडिन पता है आपको, पिरिडिन, तो पिरिडिन में पिरिमिडिन कर दिया, मतलब 2 नाइट्रोजन लगा दिया हमने, दैट इज ए पिरिमिडिन केस. पिरिमिडिन में 3 है हमारे पास, CTU, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामिन. ओके, स्ट्रक्चर मत करो, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, ये होता है प्यूरिन और ये होता है पिरिमिडिन. इसको थोड़ा हम डेवलप करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ फॉर्मूला मिलता है, तो हमें थायामिन मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा. नाम ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर मत करो, छोड़ दो स्ट्रक्चर को. क्लियर? ओके, व्हाट इज दैट, क्या है, CHARGA. चारगा कौन सा रूल है ये जनरली नहीं पढ़ाता हूँ ना मैं, ये टॉपिक बहुत पहले पढ़ाया था मैंने. एक मिनट. ओके, सो चारगैप्स रूल क्या है, मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. किसी को पता है तो बोल दो, कौन सा रूल है ये, चार गैप्स रूल states that in an organism directly, ये देखते हैं, the total amount of purine is equal to total number of pyrimidine. चार गैप्स रूल के वजह से क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, जितने प्यूरिन के बेसिस होंगे उतने ही pyrimidine के बेसिस होंगे इन ए गिवन न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ Ag प्लस CT, सो प्यूरिन के जितने बेसिस रहेंगे उतने ही pyrimidine के बेसिस रहेंगे. तो that's why A is correct. The solution of amount of adenine is equal to that of thiamine, and the amount of guanine is equal to that of cytosine. Okay, so ये ऐसा होता है, so that is called as Chargaff's rule. ठीक है, ये ध्यान में रखो, that is the another important point. ठीक है, अब फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में ही चालू है सब कुछ, तो फिर बाद में आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी वाला पॉइंट है. न्यूक्लियोसाइड्स कंटेन्स ओनली 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओनली 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. वन होती है एक पेंटोज शुगर जो हमारी राइबोज है, एंड नाइट्रोजेनियस बेसिस, मतलब वो एडेनाइन ग्वानिन में से, प्यूरिन पिरिमिडिन में से कोई तो भी एक होगा. बस यही 2 पॉइंट्स होते हैं. ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन 1 पोजीशन ऑफ द पिरिमिडिन और 9 पोजीशन ऑफ द प्यूरिन मॉइटी लिंक टू C1 ऑफ द शुगर. ये ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके. ओके, तो यस, सो ये न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, ये आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोज है, और ये न्यूक्लिक एसिड है. ओके, ये बेस वाला पार्ट है. यहाँ पे C1 ऑफ दिस कार्बन और ये नाइट्रोजन, इनमें लिंकेज हो जाती है, इन दोनों में लिंकेज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, न्यूक्लियोसाइड्स आर विल बी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स. ओके, कौन सी शुगर यूज की है आपने, उसके ऊपर राइबो या फिर डीऑक्सीराइबो प्रेजेंट रहेगा. न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, इसमें तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तीनों कंपोनेंट क्या है, एक है फॉस्फेट,
फॉस्फेट भी है आपके पास, प्लस आपके पास है शुगर, और प्लस आपके पास है नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस, ये 3 कंपोनेंट्स है आपके न्यूक्लिक एसिड के। तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड्स, चलो मैं एक मिल गया मुझे अच्छे से आपको ध्यान में लगाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होता है। यहाँ पे टाइड्स जब भी आएगा, ये टी ध्यान में रखो, कैसा लगा फंडा, देखो टी ध्यान में रखोगे तो क्या है, इसमें तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, 3। ये टी क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। कौन से 3 कंपोनेंट है हमारे पास, फॉस्फेट, दूसरा क्या है शुगर, और तीसरा क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन बेसिस। न्यूक्लियोसाइड में फिर हमारे पास 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट कम हो जाता है उसमें से, तो शुगर और नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिंकेज कैसे होती है, ये C1 जो होता है ये नाइट्रोजन बेसिस के साथ जुड़ा होगा, और ये जो लास्ट वाला कार्बन, ये देखो CH2OH वाला, जो लास्ट वाला CH2OH है, ये फॉस्फेट से जुड़ा होगा। ओके, ये होता है न्यूक्लियो, ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए मोनोफॉस्फेट बोला है। साइटिडीन मतलब ये साइटोसिन, आपने न्यूक्लियस बेस यूज किया, ये साइटोसिन है। ओके, आपको फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछेंगे, एक बार देख लो, आपको क्वेश्चंस आ गए हैं तो ठीक है। तो यस, एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में क्या डिफरेंस है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ पे डी राइबोज है। डीऑक्सी कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम हुआ है वहां पे। डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबोज, मतलब ऑक्सीजन कम है उसमें। इट कंटेन्स साइटोसिन एंड थायमिन एज ए पिरिमिडिन बेसिस। पिरिमिडिन बेसिस में क्या है, साइटोसिन और थायमिन है इसमें, और इसमें साइटोसिन और यूरेसिल एज ए पिरिमिडिन बेसिस। पिरिमिडिन बेसिस कौन से, पिरिमिडिन में क्या है, CTU है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ओके, डीएनए में क्या है, साइटोसिन, और डीएनए में क्या है, साइटोसिन और थायमिन, CT, और आरएनए में क्या है, CU, मतलब C जो है दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए में CTA और आरएनए में CU है। ठीक है, इट हैज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये कैसे स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड में पता होगा, आप गूगल पे इमेज भी देख सकते हो। मतलब क्या है, आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि अल्फा हेलिक्स ऐसा होगा, इस तरीके से। ओके, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, फिर डबल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब क्या होते हैं, दो अलग, ऐसी जो रिंग है ना, दो लगाऊंगा मैं अभी। एक तो ये ऐसा रिंग हो जाएगा, एक रिंग, और दूसरा जो होगा ऐसे ही इसके पैरेलल भी चलेगा। ठीक है, ऐसे इसके पैरेलल दूसरा रिंग चलेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड रिंग है, दो रिंग होती है। ओके, आप देखो कभी भी गूगल पे मिल जाएगा आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पे नहीं बोलूंगा मैं, अभी टाइम चला जाएगा तो। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड में दो रिंग्स होती है, दो आपको चेन्स पैरेलली रन होती है। ओके, डीएनए में डबल, डीएनए में डबल, डीएनए में डबल। ओके, और आरएनए में सिंगल। याद रखने के लिए तो पॉइंट्स हमारे बनते हैं, बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन, आप डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अरे सिंपल है, ये थ्योरेटिकल है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, ध्यान दो, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, मेरा काम क्या है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तो पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे पॉइंट्स ध्यान में रखो, मैं जो जो भी बोलूंगा। और ये अगर प्रॉब्लम आता है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डीएनए ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए कहाँ पे होता है, ये बायो वाले को पता है कि सेल में होता है। सेल में दो पार्ट्स होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म मतलब, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल वॉल होती है ना, बायो वाले, करेक्ट नहीं,
डीएनए ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस में होगा और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होगा। ओके, आरएनए बाहर होता है, डीएनए अंदर होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, कंट्रोल्स ट्रांसमिशन ऑफ द ये रोल देखो इसका क्या है, डीएनए का रोल क्या है, आरएनए का रोल क्या है। डीएनए क्या कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, हेरिडेटरी, इसलिए तो हम डीएनए की टेस्ट करते हैं। ओके, जो क्राइम वाइम होते हैं ना उसमें डीएनए टेस्ट होती है, तो डीएनए टेस्ट में हेरिडिटी आपकी चेक होती है। ये कंट्रोल क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी, मतलब डीएनए आपके अगर वो जो हेरिडिटी चालू है तो ये डीएनए आपके वही डीएनए रहते हैं। डीएनए वो जो ये जो प्रोटीन की ये जो लेंथ है ना, ये फिर ऐसा जो सीक्वेंस है आपका वो चेंज नहीं होता है। ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं, तो बट हर एक का डीएनए अलग होता है। और फिर अगर एक फैमिली में एक डीएनए चालू है तो वही डीएनए सबके साथ होता है। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। इट कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस ये, अच्छा आरएनए का जो यूज होता है प्रोटीन के सिंथेसिस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, डीएनए मतलब, अब देखो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे भी हमने बोला है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या है कि दो ऐसे चेन्स जो होते हैं, हेलिक्स जो होते हैं साइमल्टेनियसली रन होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। ठीक है, ये देखो अभी मैंने दिखाया आपको, एक एक हेलिक्स ऐसा चालू है, अच्छा ये ऐसे चालू है, और दूसरा हेलिक्स ऐसा इसके साथ ऐसा ऐसा चालू है पैरेलल, मतलब एक का जो ऐसा चालू है, एक ऐसा चालू है आपका, और दूसरा वाला जो रिंग है ये इस तरीके से चालू है। ओके, ऐसा इस तरीके से चालू है, और यहाँ पे ये बीच में जो है ये देखो GC AT TA क्या है ये बेस पेयर्स है आपके, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनाइन, T फॉर थायमिन, T फॉर थायमिन, A फॉर एडेनाइन। ओके, इस तरीके से ये कनेक्ट है, ये दोनों चेन को ऐसे होल्ड करके रखता है। ओके, यस, सो ये ऐसी चेन, चेन किस चीज की है ये, इस चीज की, मतलब ये ऐसे चेंज हो जाएगी, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट बफर हो जाएगा, फिर ये देखो यहाँ पे ये बेस है, बेस ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो बेस है ये दूसरे जो वाले चेन के बेस से